अब मैं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वे मंच पर आएँ, आप मंच पर आएँ और छात्रों को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द दें। बंद हो गया क्या? यही रखता है। हाँ? ये वाला है सर। हाँ सही है। धन्यवाद राहुल जी। सबसे पहले इस 5 दिन से चल रहे शिक्षक पर्व सप्ताह के सफल आयोजन के लिए पूरी आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस समापन अवसर पर मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिसमें एक पहला कार्यक्रम प्रदर्शनी का था, जिसमें आपने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों को आधार बना करके उनके योगदान पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। निश्चित रूप से जितने भी पोस्टर बने हैं सब अद्वितीय हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब निर्णायकों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय किसको दिया होगा वह तो अलग मुद्दा है। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कौन प्रथम होगा, कौन द्वितीय होगा, कौन तृतीय होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि सभी प्रथम ही हैं, न कोई प्रथम है, न कोई द्वितीय है, न कोई तृतीय। एक आपको कहानी बताएं, 2-4 मिनट है योगी इसलिए। तो जब भी हम लोग पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड, मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों को तथाकथित ही पढ़ा लिखा कहता हूँ, पढ़े लिखे लोगों में कंपटीशन होता है। सहयोग तो उनमें होता है जो वास्तव में नहीं पढ़े लिखे। जब आपके बीच प्रतिस्पर्धा करा दी जाएगी, जैसे आप सब बैठे हैं, कोई प्रतियोगिता करा दी कि 100 मीटर की रेस दौड़ना है, सबको दौड़ना है, तो आप सब लोग इस जुगत में लग जाएंगे कि दूसरे को हराएं कैसे। ऐसी ही एक रेस आयोजित की गई फिजिकली चैलेंज जो विद्यालय हैं उन बच्चों के बीच में, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, बहुत कोई न कोई उनको दिक्कत है। जब उनके बीच में प्रतियोगिता हो रही थी, बच्चे सब दौड़ना शुरू किए, तो बीच में एक बच्चा गिर गया। जाहिर सी बात है कि पैर में कोई दिक्कत है या कहीं दिक्कत है तो गिर गया। जब वो बच्चा गिर गया, जैसे हमारे आपके बीच में अगर कोई प्रतिभागी बीच में गिरता तो हम बहुत प्रसन्न होते कि चलो एक कम हुआ। वहाँ जब वो बच्चा गिरा तो सारे दौड़ने वाले रुक गए और सब उसको उठा करके साथ लेकर पहुँचे विनिंग पॉइंट पर। इसका मतलब जीत हार, अब कौन जीता कौन हारा कैसे तय करेंगे? तो जीत हार ये हमारे माइंड सेट में है, ये वास्तव में कोई उपलब्धि। कभी कभी आप बहुत कुछ हार करके बहुत कुछ जीत जाते हैं, और कभी कभी बहुत कुछ जीत करके बहुत कुछ हार जाते हैं, आप समझ नहीं पाते क्या। तो आपकी सोच अच्छी हो, आपकी प्रवृत्ति सहयोगात्मक हो, आप कार्य लोगों के हित में करें, आप दूसरों के भलाई पर फोकस करें, तो मुझे लगता है वही वास्तव में पढ़ा लिखा होने का लक्षण है।
तो ये प्रदर्शनी सब लोगों ने, जो भी जिन लोगों ने भी पोस्टर बनाया, अद्वितीय है। हर पोस्टर पर कुछ ऐसी बात लिखी हुई है, ये भी देखिए ताज्जुब भी है कि किसी भी पोस्टर की एक लाइन अपने जीवन में उतार लीजिए, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और हम सब इतना लिखते पढ़ते हैं, लेकिन एक लाइन अपने जीवन में उतार नहीं पाते। कहते हैं दर्शन शास्त्र की 10 किताबें लिखना आसान है, लेकिन दर्शन शास्त्र के एक सिद्धांत का ज़िंदगी में पालन करना अगर असंभव नहीं तो कठिन अवश्य। तो बिल्कुल वही हालत है, हम करते सब हैं, जानते सब हैं, लेकिन अपने जीवन में उसका अनुकरण कितना करते हैं, उससे यह तय होता है कि आप ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं। और ज़िंदगी जीने का नाम है, दिन बिताने को ज़िंदगी नहीं कहते। 24 घंटा तो बीत ही जाएगा। आज 2 मिनट मौन होकर के सोचिए कि कल जो बीता उसमें आपने अपनी लाइफ में क्या ऐड किया, कुछ बढ़ा, कुछ ज्ञान बढ़ा, किसी का भला किए, किसी रोते हुए को हंसाए, किसी के प्रसन्न होने का कारण बने, किसी को परेशान तो नहीं किए। और इसका उत्तर जब आपको अपने मन का मिल जाए तब समझिए कि जीने का मतलब है। और किसी भी तरह से जी लेने को जीना नहीं कहते। दूसरा कार्यक्रम आप लोगों का वाचन का है। मुझे तो हंसी ये कि जब कार्यक्रम लिख करके आया तभी आई, जब हम लोग कक्षा 3-4 में पढ़ते थे, बहुत छोटे थे, तब हम लोगों को जो अध्यापक पढ़ाते थे 3 बजे के बाद कहते थे कि अब जोर जोर से बोल बोल करके इमला पढ़ो। याद है आपको? और जोर जोर से क्यों बोल करके पढ़ो भाई? उसका कारण यही था कि जोर जोर से बोलने पर आपको कौन सा शब्द किस तरह बोलना है, कब उसको जीभ से बोलना है, कब उसको तालव्य में बोलना है, कब उसको दांत में दबा करके बोलना है, ये सारे शब्द वो चेक करता था आपका अध्यापक। और आप अच्छे वक्ता बन सकें, शुद्ध भाषा बोल सकें। और जोर जोर इसलिए बोलने के लिए कहा जाता था कि आपकी जीभ साथ दे आपका। कभी कभी जब आप नहीं बोलते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए चलिए आइए और यहाँ स्टेज पे खड़े होकर के बोलिए, कितना भी अच्छा आपके पास कंटेंट हो, जैसे ही कहा गया कि यहाँ खड़े होकर के बोलिए, अब वहाँ से यहाँ तक आने में आपको लगता है कि आप समुद्र पार कर रहे हैं। और खड़े होने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका पैर हाथ सब सामने वाले को लगेगा कि भूकंप आ गया है स्टेज पर, केवल इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस में नहीं है। और स्टेज फियर की बात जहाँ तक है, आपसे बताएं कि 100% लोगों को स्टेज फियर होता है। बड़े से बड़े वक्ता को जो 24 घंटे बोल रहा होता है, उसको भी स्टेज पर जाते समय भय लगता है। अब यह आपका कॉन्फिडेंस है, आपका मैनेजमेंट है, आपकी क्षमता है कि हाउ इंटेलिजेंटली यू मैनेज द फियर ऑफ द स्टेज। इसलिए हाउ यू ओवरकम द फियर ऑफ स्टेज, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा पार्ट है कि आपको कैसे। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर बुलाए जाएँ कहीं बोलने के लिए तो समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाइए। एक बार उस हाल को घूम करके देखाइए जहां आपको बोलना है। एक बार उस माहौल को देख लीजिए, ऑडियंस को देख लीजिए, 2-4 लोगों से बिना मतलब का ही हालचाल पूछ लीजिए, भाई साहब ठीक ठाक हैं। तो इससे आपका जो भय है, जो आपके मन में एंजाइटी है, वो ख़त्म हो जाएगी और आप माहौल के प्रति फ्रेंडली हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि बोलने के पहले की तैयारी, तो ये जगह की तैयारी है। अब अगर आप कार्यक्रम शुरू हो गया और आप उसके बाद पहुंचे, आप ही मुख्य वक्ता हैं, तो हाँफते डाँपते पहुंचे, आपको बैठा दिया गया और पहुंचते ही कहा गया कि मुख्य अतिथि कृपया मंच पर आए। अब
गारंटी है कि मुख्य अतिथि 90% अपने भाषण का अंश भूल जाएंगे जो सोच कर आए थे। अब वो 10% वह बोल जाएंगे जो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि आज बोलना भी है। तो ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से ये वाचन जो है, सुलेख आप लोग लिखते थे, हर शनिवार को 1 पेज लिख करके कापी जमा करो प्राइमरी स्कूल में, याद है? वो सुलेख क्यों था? कि सुंदर लिखने की आदत, शुद्ध लिखने की आदत आपको पड़ जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत व्यवहारिक हैं। जैसा भी राहुल जी ने कहा कि जब आप हिंदी बोलते हैं तो आप यह नहीं चिंता करते कि आप एकदम जितना भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन है, सब बिल्कुल सही सही इस्तेमाल किए हुए। लेकिन आप हिंदी धड़ल्ले से बोलते हैं, यू डोंट केयर अबाउट ग्रामर। लेकिन जब अंग्रेजी बोलते हैं तो बोलने के पहले ही तो एक कॉन्शियस होते हैं कि कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, नाउन सही है कि नहीं, टेंस सही है कि नहीं। क्यों भाई, हिंदी में आपने कहाँ टेंस पढ़ा बोलने के लिए? तो जब नहीं पढ़ा तो अंग्रेजी मत पढ़िए, बात खत्म हो गई। जैसे भी बोलते हैं, सही गलत, टूटी फूटी, अच्छी बुरी, प्रसन्न होकर कॉन्फिडेंस से बोलिए, सामने वाले को मतलब होगा तो समझ ही लेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। कैसे? चाहे जो बोलिए, सामने वाला तब तक नहीं सुनता है जब तक उसके काम का ना हो, और उसके काम का है तो कितना भी खराब बोलिए जान जाता है। तमिलनाडु एक बार मैं घूमने गया, वहाँ होटल में रुका, तो उस होटल के मालिक से जब मैं अपनी कोई बात हिंदी में करता था तो नहीं समझता था, जब उसका पैसा रोक लेता था 150 रुपये, तब समझ जाता था कि क्या बोल रहे हैं। तो भाषा को लेकर के इतना बहुत आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो यह है कि लैंग्वेज हमेशा सिंस वेरी बिगिनिंग ये हमेशा से व्यापार की भाषा रही है। ये गलत है कि कोई भाषा बहुत पॉपुलर है। शुरू में आपको याद होगा कि हमारी भाषा फारसी थी। फारसी क्यों थी? क्योंकि व्यापार हमारा फारस से है। जब मुस्लिम शासक आ गए, अरब आ गए, तो भाषा हमारी अरबी हो गई क्योंकि व्यापार उनके साथ था। तो जब अंग्रेज आ गए तो भाषा अंग्रेजी हो गई क्योंकि व्यापार उनके साथ था। और आज की डेट में पूरे दुनिया की भाषा अंग्रेजी हो गई। उसके पीछे केवल कारण सिर्फ एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शन पूरी दुनिया में अंग्रेजी में होता है और सबसे आसान भाषा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपको दूसरे दुनिया, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी पूरे दुनिया में बोली जाती है। आप सही सही देखेंगे तो भाषा के रूप में 20-25 से ज़्यादा देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं है, लेकिन बोली इसलिए पूरी दुनिया में जाती है कि आराम से सब सीख लेते हैं। हिंदी अभी सीखना हो तो ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर अंग्रेजी सीखना हो, जैसे हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप सर्वे कराइए तो आप ये पता पाएंगे कि सबसे अच्छा अंग्रेजी बोलने वाले हिंदुस्तानी, सबसे अच्छी अंग्रेजी जानने वाले हिंदुस्तानी हैं पूरी दुनिया में। और सबसे अधिक इसलिए उनकी डिमांड भी ज़्यादा है और दुनिया में कहीं भी जाके काम कर लेते हैं अगर दूसरे स्किल्स हैं तो कहने का मतलब यह है कि भाषा उपयोगिता के आधार पर है। अंग्रेजी जानने का ये मतलब नहीं है कि मेरा मातृभाषा के प्रति प्रेम कम है। मातृभाषा का महत्व अलग है, राजभाषा का महत्व अलग है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा का महत्व अलग है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सर्वाइव करना है तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है और सीखने में कोई नुकसान भी नहीं है। तो दूसरा आपका ये वाचन का है। तीसरा भी आपको एक शैक्षिक फिल्म दिखाई जानी है। योगेश जी ने कोई फिल्म ढूंढी होगी, ये तो देखने के बाद हम आप लोगों से पूछेंगे कि शैक्षिक थी कि नहीं थी। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि कुछ बहुत ही प्रेरक प्रसंग होगा, इसीलिए वह मूवी चुनी गई होगी। एक बार मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और 5 दिन तक इसको इतना बेहतर तरीके से संपादित करने के लिए योगेश जी को, राहुल जी को, अंजनी जी को, पूरे इस टीम को हृदय से बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।